गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अल्फिया नगरीवाला तथागत आईएएस एकेडमी से मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो पहले हम बात कर ले कि ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो रोहिणी कमीशन बनाया गया था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज के लिए, तो उसके टाइम पीरियड को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। इसीलिए ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने आज का टॉपिक जो रखा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो अब जब हम सब कैटेगराइजेशन की बात करें तो पहले यहाँ पर हम देखें दो शब्द, एक है सब कैटेगराइजेशन और दूसरा है ओबीसीज। तो ओबीसीज क्या होता है ना। अदर बैकवर्ड क्लासेस की जब हम बात करते हैं तब अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या होती है ये हम देखें, है ना। और फिर हम देखें कि क्यों उनका सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। तो ओबीसी जो है अगर हम देखें तो एक अम्ब्रेला टर्म है। क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी सब कास्ट, बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज है जो कास्ट है, जो कि क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के डिफाइन किए गए हैं, इसीलिए हम दो तरह के बैकवर्डनेस डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी की बात करें तो सोशली और एजुकेशनली दोनों ही तौर पर वो बैकवर्ड है, डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर है, इसीलिए हमने उनको इस कैटेगरी में रखा है। राइट। तो हमने देख लिया ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी कास्ट आती है। सब कैटेगराइजेशन क्या होता है? सब कैटेगराइजेशन या ना छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। अब कैटेगरीज में हम क्यों डिवाइड करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे हैं कुछ कैटेगरीज को, कुछ कास्ट कम्युनिटीज को, इसीलिए ये डिसाइड किया गया है कि हम इनको कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करेंगे और इन्हीं को कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया था। राइट। अब क्या रीजन है? अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया गया है, 27% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ 10 ऐसी कास्ट है जिनको करीब करीब 1/4 जो है पूरा बेनिफिट इनको मिले जा रहा है। 1/4 बेनिफिट सिर्फ 10 कास्ट जो ऐसी है जो ऊपर है, ऐसी 10 कास्ट को जो है 1/4 बेनिफिट मिल रहा है। और 2000 के लगभग कुछ ऐसी कास्ट है, 2486 कुछ ऐसी कास्ट है जिनको सिर्फ और सिर्फ मात्र 1/4, यानी कि हाँ अंदर में जो आ रही है इतनी सारी कम्युनिटीज, इनको सिर्फ और सिर्फ 1/4 रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इस इनइक्विटी के कारण, ताकि थोड़ा सा और सबको बैलेंस किया जा सके, सबको एक पोजीशन पे लाया जा सके, इसीलिए वापस से इनकी कैटेगराइजेशन की बात चल रही है। तो हम एक टाइमलाइन के थ्रू पहले समझते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है 27% कहाँ से आया, इनको रिजर्वेशन जो है कब किस ईयर में दिया गया। तो इससे सारे बेसिक चीजें जो है वो पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आर्टिकल 340 है ना, 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है। तो प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो कमीशन बना सकते हैं, कमिटी बना सकते हैं, जो कि बैकवर्ड क्लासेस की सोशल और जो उनकी डिसएडवांटेज्ड पोजीशन है उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करेगी। ठीक है। तो इसी के चलते हुए पहली जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो बनाई गई कब? 1955 में। ठीक है। द फेमस काका कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर इनके हेड थे। इन्होंने जो है क्या अपने सजेशन में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको हम दो भाग में डिवाइड कर दें। पहला तो बैकवर्ड क्लास और सेकेंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने 11 इंडिकेटर्स दिए कि आप इसके बेसिस पर जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्लास जो है बैकवर्ड होगी और कौन सी एक्सट्रीमली बैकवर्ड होगी। ठीक है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो बनाई गई। सेकेंड बैकवर्ड क्लास यानी कि मंडल कमीशन के नाम से जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, मंडल कमीशन, और उनकी रिपोर्ट 1979 में मंडल कमीशन बना। इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो ओबीसीज है, उनको दो भागों में डिवाइड करना चाहिए। इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, जो थोड़े थोड़े बॉर्डर पे है और जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कंडीशन में है। साथ ही साथ उन्होंने पहली बार यहाँ पर बात की कि इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कि इनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस है, ओबीसीज है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई। इस टाइम तक एससी और एसटी को ऑलरेडी 22.5% रिजर्वेशन मिल रहा था।
तो यहाँ पर पहली बार बात आई जो सेकंड मंडल कमीशन बनी, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, वहां पर बात आई कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए इन बैकवर्ड कम्युनिटीज को भी। इसके बाद 1990 में 1990 में रिजर्वेशन दिया गया सरकार के द्वारा, कितना 27% रिजर्वेशन दिया गया, 27% दिया गया किन्हें, ओबीसीज के लिए, है ना। उसके बाद इंदिरा साहनी केस, आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही फेमस केस है इंदिरा साहनी केस, 1992 का ये केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है दो बातें कही। पहला तो कि रिजर्वेशन पे, वर्टिकल रिजर्वेशन पे कैप होना चाहिए कितना, 50%, यानी कि आपको एससी को देना है दीजिए रिजर्वेशन, एसटी को देना है दीजिए, ओबीसीज को दीजिए, और भी कोई कम्युनिटी को दीजिए, लेकिन ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर 100 व्यक्ति है तो सिर्फ आप 50% सीट जो है वही रिजर्वेशन के माध्यम से दे सकते हैं। अब इन 50% को कैसे डिवाइड करना है एससी एसटी ओबीसी में, वो आपकी मर्जी, वो आप देख लीजिए, लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर कैप लगा दी गई। ठीक है। दूसरी इन्होंने कौन सी बात की, क्रीमी लेयर की बात की। क्रीमी लेयर क्या होता है, अब ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, हमने देखा कुछ ऐसी कास्ट है इनमें जिनको सारा फायदा मिल रहा है ना, जो ऑलरेडी सक्षम है, अपना काम खुद कर सकती, फिर भी वो फायदा लिए जा रही है ना। तो ऐसी एक लेयर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप में सक्षम है सब करने के लिए, वो अच्छे से कमाते हैं, बैकवर्ड भी नहीं है, डेवलपमेंट भी उनका हुआ है, और उनको पहले ही फायदा मिल चुका है सारी चीजों का, है ना। तो ऐसी कम्युनिटी को हम आइडेंटिफाई करें अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और उनको जो है हटाए, अलग करें, ताकि एक्चुअल में जो लोगों को मिलना चाहिए, जो लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट या जिसका भी जो भी स्कीम्स, स्पेशल एडवांटेजेस जिनको मिलने चाहिए, उन तक वो एडवांटेजेस पहुंचे। तो इसीलिए क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने की बात की। तो क्रीमी लेयर की कंडीशन तब वहां पर रखी गई थी कि अराउंड 1 लाख पर एनम जो भी है कमा रहा है, जिनकी इनकम है 1 लाख प्रति सालाना इनकम है जिनकी, उनको हम क्रीमी लेयर में रखेंगे, उससे ज्यादा जिनकी इनकम है, और बाकी सबको हम नॉन क्रीमी लेयर में रखेंगे, और उनको वही रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे। अभी जो है एट प्रेजेंट 8 लाख पर एनम है इसकी लिमिट क्रीमी लेयर में। अगर 8 लाख प्रति एनम से ज्यादा अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम है तो वो क्रीमी लेयर के तहत आएंगे, और उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद 1993 में हम देखें तो एक कमीशन बनाई गई, है ना, स्टैट्यूटरी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लास के लिए पहली बार यहाँ पर कमीशन बनी 1993 में। 5 सदस्य इसमें होते हैं। सारे सदस्य कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, याद रखिएगा। 5 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, टेन्योर वगैरह सभी कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको पार्लियामेंट पूछ ले, याद रखिएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इनका टर्म्स एंड कंडीशन, एनसीबीसी के मेंबर्स का। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो 2015 के अंदर इसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें इन्होंने बोला है कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, और उन्होंने सब कैटेगराइजेशन में 3 कैटेगरीज बताई है। पहला जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, सेकंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, एंड थर्ड बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, और इस हिसाब से फिर हम उनको जो है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स या जो भी और स्पेशल एडवांटेजेस है वो प्रोवाइड करें। ठीक है। तो ये हमने एक टाइमलाइन देखी, एक सीरीज देखी क्या हुई, और उसके बाद 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2018 में क्या हुआ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक्ट पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 102nd, इसके थ्रू क्या किया गया, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी, जो कब बनी थी 1993 में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 338B के तहत इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी गई कि इनको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पहले थी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट। इतना समझ आ गया आपको, याद रखिएगा। पहले काका कालेलकर कमीशन, फिर मंडल कमीशन आई है ना। उसके बाद रिजर्वेशन प्रोवाइड किया 1990 में। उसके बाद 1992 इंदिरा साहनी केस, 1993 एनसीबीसी बनी है। 2015 में अगेन एनसीबीसी ने रिपोर्ट सबमिट करके 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए बोला, और उसके बाद 2018 में एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। ठीक है। अब हम अगर बात करें एनसीबीसी, ये जो हो गया सब कैटेगराइजेशन की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो
आर्टिकल 340 हमने देखा, 340 के तहत रोहिणी कमीशन बनाया गया। 340 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। अब और कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है जो इनसे रिलेटेड है, तो हम देखते हैं आर्टिकल 342A। 342A में प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में किसी कम्युनिटी को चाहे तो डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, मतलब बता सकते हैं बेसिकली कि कौन सी कम्युनिटीज जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगी, ओबीसी में कौन सी कम्युनिटीज आएगी। ये राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चीज देखें, है ना, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4). तो 15(4) में साफ तरीके पे ये बात कही गई है कि अगर स्टेट चाहे तो, वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन की बात आर्टिकल 15 करता है, लेकिन 15(4) में ये बात कही गई है कि अगर स्टेट चाहे, स्टेट यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट पार्लियामेंट की बेसिकली हम बात करें, तो अगर स्टेट चाह रही है, सरकार चाह रही है, तो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज है, याद रखिए दो तरह की यहाँ पर बात कही गई है बैकवर्डनेस की, सोशल एंड एजुकेशनल। तो ये दो तरह की बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर स्टेट चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्पेशल एडवांटेजेस दे सकते हैं। ये बात 15(4) में कही गई है। और 16(4) में क्या बात कही गई है, 16(4) में ये बात कही गई है कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से या कोई पोस्ट है ना, तो रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है कि अगर स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, पोस्ट में, गवर्नमेंट जॉब्स में। ये बात 16(4) में कही गई है। तो ये चीज हमने देख ली, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 340, 342A, है ना, आर्टिकल 15(4), 16(4). इसके अलावा एनसीपीसी का आर्टिकल कौन सा है, 338B, आप याद रखिएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है एनसीपीसी का अमेंडमेंट के थ्रू, 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो हमने देखा सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात चल रही है, हमने पूरी टाइमलाइन देख ली। तो क्वेश्चन बनने की संभावना कहीं से भी आ सकती है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आर्टिकल्स को आप जरूर बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल डायरेक्टली वहीं से बनते हैं, राइट। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, है ना। फॉर व्हाट पर्पस वाज अ कमीशन हेडेड बाय जस्टिस रोहिणी। जस्टिस रोहिणी के चेयरमैन जब थे, कौन से कमीशन वो था जिसका चेयरमैन जस्टिस रोहिणी थे, और वो कमीशन का क्या काम था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहला रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एजुकेशन, सेकंड सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, तीसरा एनहेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो अभी अभी हमने पढ़ा रोहिणी कमीशन किस चीज के लिए लाया गया था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए। बेसिकली हमारे तीनों कमीशन ने ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन की बात कही है, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एनसीबीसी ने भी ये बात कही है ना। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड करेक्ट है। इसके अलावा सीधे सीधे हो सकता है आर्टिकल से आपको बोल दिया जाए, है ना। सपोज आपको क्वेश्चन वहां पर एक आ जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। आर्टिकल 340 मान लीजिए वहां पर आपको दे दे, एज पर आर्टिकल 340, है ना, या 342A, कुछ भी दे दो आपको, प्रेसिडेंट की जगह वहां पर आपको दे दे पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ कमीशन, है ना, पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ कमीशन फॉर एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन वहां पर दे दिया जाए कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए कमेटी जो है पार्लियामेंट बनाएगी। सेकंड स्टेटमेंट दे देंगे वो आपको एज पर आर्टिकल 342A, है ना, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिस्क्राइब के कौन सी कास्ट जो है वो SCBC में आएगी, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड में आएगी, कौन सी ऐसी कम्युनिटीज है, वो लिस्ट बनाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। ऐसे दो स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हमने देखा किसके पास है, ये दोनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास है, याद रखिएगा आर्टिकल 340 में भी प्रेसिडेंट को दिया गया है, 342A में भी प्रेसिडेंट को दिया है ना। 15(4), 16(4) में स्टेट यानी कि पार्लियामेंट को दिया गया है, याद रखिएगा। तो हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में पूछ लिए जाए, तो आप थरोली इसको प्रिपेयर कीजिए। आज यही हम खत्म करते हैं, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।